of their properties, all the elements can be divided into two main groups, metals and non-metals. तो जैसे हमने ये देखा था कि जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स थे, तो उसमें क्या है कि कंपाउंड्स को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है, एसिड, बेस और सॉल्ट कंपाउंड्स को। ठीक है, कंपाउंड कैसे बनते हैं? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जुड़ने से कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है, मेटल और नॉन मेटल। कंपाउंड नहीं, एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट्स। और लेट अस नो अबाउट मैलिएबल, डक्टाइल एंड ब्रिटल थिंग, कि मैलिएबल क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है और डक्टाइल क्या होता है। हम कह देते हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ मैलिएबल है, तो मैलिएबल का मतलब होता है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी एलिमेंट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो किसी को भी अगर हम ऐसे मतलब हैमरिंग करते हैं और उसको हम बीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो धीरे धीरे फ्लैट होकर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो है मैलिएबल है। तो मैलिएबल थिंग इज दैट विच कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। तो अगर किसी भी चीज़ को हम हैमरिंग करते हैं और हैमरिंग करने से वो धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है, इन पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम ये बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है मैलिएबल है। फिर आते हैं डक्टाइल पर। डक्टाइल थिंग इज दैट विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स। तो किसी भी चीज़ को अगर खींचते चले जाएं और वो टूटे ना, वो ना टूटे और वो पतले वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हम ये बोलेंगे कि वो जो है वो डक्टाइल है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। फिर तीसरा है ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस क्या होती है कि अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को हैमर से फ्लैट करने की कोशिश करें, वो फ्लैट ना हो और टूट जाए, तो हम ये कहेंगे ये तो ब्रिटल है, मैलिएबल नहीं है। किसी चीज़ को हम खींचने की कोशिश करें, वो खींचे ना और टूट जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो ब्रिटल है। तो कोई भी चीज़ जिसकी हम मैलिएबिलिटी चेक करने की कोशिश करें और वो टूट जाए, डक्टिलिटी चेक करने की कोशिश करें और वो टूट जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो ब्रिटल है। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन होगी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस, ये तीन होंगे। उसके बाद अब मेटल्स पर आ जाइए। तो मेटल्स हैं क्या? मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मैलिएबल होंगे और डक्टाइल होंगे। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी हैं एलिमेंट्स, ये सारे के सारे मेटल्स कहलाते हैं। एक तो ये कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, दूसरा मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बहुत बेसिक डेफिनेशन है किसी भी मेटल की। तो मेटल क्या करेगा? मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं उनको हम मेटल नहीं कहते। तो मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये तीसरा पॉइंट भी सेम है कि अगर कोई भी कैटायन होता है, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है। चौथा देखिए, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। इसको मार्क कर लीजिए कि अर्थ के क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंटली, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर आइए सेकंड पेज पर आइए, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखिए। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जो ना तो हीट कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना ही वो मैलिएबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है ना, मतलब टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, अगर उनको फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो भी टूट जाएंगे, अगर उनको खींचने की कोशिश करेंगे तो भी वो टूट जाएंगे। तो ये मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं। सेकंड देखिए, द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलिमेंट डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। तो जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन हमेशा अपने दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। कार्बन को अगर अर्थ क्रस्ट में ढूंढने की कोशिश करें तो कार्बन मिलेगा हमको या तो डायमंड की फॉर्म में और या फिर मिलेगा ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो दोनों ही फॉर्म्स जो है वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। मतलब आप ये देखें, उसके बावजूद भी अगर आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए मतलब हम
कार्बन की बात करते हैं, ग्रेफाइट है या डायमंड है, तो डायमंड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो होता बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। उसका रीज़न क्या है कि अगर उसको मेलिएबिलिटी उसकी चेक करें, तब अगर तोड़ने की कोशिश करें, मतलब तोड़ना क्या सॉरी, अगर फ्लैट करने की कोशिश करें, फ्लैट नहीं होगा, खींचने की कोशिश करें, खींचेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं। मतलब वो एक्सेप्शन ऐसा है कि मेलिएबल तो है ही नहीं, डक्टाइल भी नहीं है। कभी सुना है कि डायमंड की चेन पहन रखी है मैंने, तो कभी सुना है डायमंड की चेन? डायमंड की चेन नहीं होती भाई, गोल्ड की ही चेन होती है, क्योंकि गोल्ड मेटल है और मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। सिल्वर मेटल है तो सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, सिल्वर की चेन होती है, गोल्ड की चेन होती है, लेकिन डायमंड की चेन नहीं होती। तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो डक्टाइल नहीं है, वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो क्या है कि ना तो वो मेलिएबल है, ना तो आपने कभी सुना होगा गोल्ड की प्लेट, सुनी होगी कि गोल्ड की सोने की थाली है ना, चांदी की थाली है, वो सुना होगा, है ना, उसको मतलब फ्लैट करके आप प्लेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायमंड को नहीं कर सकते। तो है क्या कि जैसे हम नॉन मेटल्स के बारे में बोलते हैं कि ना तो मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, हाँ ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। अब ये एक एक्सेप्शन ऐसा है, डायमंड टूटता ही नहीं है, जिसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स, थर्ड पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं ये इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं कि ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो जहाँ मेटल्स की बात हम करते हैं, तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, ये भी वही वाला सेम ही पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगला पॉइंट, द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। तो अर्थ के क्रस्ट में मिलने वाला जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट नॉन मेटल है वो नॉन मेटल होता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा अगला, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। हाँ जी, एलोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि उस वो ना दो फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए कोयला है, तो कोयले को हम कहेंगे कि भाई ये कोयला है, चलो ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में मिला, हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो हमको अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, तो उन मिनरल्स का वो सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो हम कहेंगे भाई इसका कोल का नाम क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कहेंगे कार्बन है। वहीं पर मेरे को हीरा भी मिल गया, तो हम ये कहेंगे ये क्या है, ये भी कार्बन है। तो कार्बन जो है वो दो फॉर्म्स में पाया जाता है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का मतलब ये है कि कार्बन की दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, उस तरीके से मिलेगा। और एलोट्रॉपिक पर्टिकुलर इस वर्ड का मतलब क्या है कि उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब वो स्ट्रक्चर कैसा है वो भी मैं बताऊँगा आपको। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या है कि जैसे कोयले की खान है, कोयला हम ढूंढ रहे हैं तो हमको कोयला मिल रहा है, वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है, लेकिन अगेन वहीं पर हमको ग्रेफाइट भी मिलता है। ग्रेफाइट क्या होता है, इट इज़ सोपी टू टच, तो उसको अगर हम हाथ में लेंगे फिसल जाता है और गिर जाता है और उसी की ग्रीस बनती है। तो क्या होता है कि ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन की एक फॉर्म है और डायमंड भी कार्बन की एक फॉर्म है। डायमंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली पैक्ड नहीं होता, ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन लूजली पैक होता है। इस वजह से ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होने के बावजूद भी कंडक्शन करता है। हमने ये बेसिक प्रॉपर्टी देखी मेटल की कि मेटल्स होते हैं कंडक्टर, नॉन मेटल नहीं होते कंडक्टर, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी कंडक्ट करता है। तो क्या है कि कार्बन है और ऐसे ही हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन भी तीन फॉर्म्स में मिलता है, प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, सुना होगा शायद, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं उनको हम ये कह देते हैं कि ये इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। एलोट्रॉपिक का मतलब उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हमको इसमें करना क्या है, जैसे मेटल्स हैं तो मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो जैसे आपने एसिड की करी थी ना प्रॉपर्टीज़, तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ जब हमने करी थी तो बेस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमको याद नहीं करनी पड़ी थी, वो एसिड की जस्ट अपोजिट थी। बिल्कुल वैसा ही काम है यहाँ पर। मेटल की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करेंगे तो आप ये समझ जाना कि नॉन मेटल भी आपका साथ साथ ही प्रिपेयर होता चला जाएगा। पहला देखिएगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल। जितनी भी गैसेज हैं, ये भी एक रूल है, जितनी भी गैसेज हैं सारी की सारी नॉन मेटल है। तो पहला है मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। तो मेटल जो है
मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मैलिएबल होते हैं। इसका मतलब जब उनको बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मैलिएबल मेटल्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट्स एटसेट्रा। तो आपने देखा होगा कि जनरली जो सुबह लंच पैक्स लोग अपने अपने ऑफिस में या स्कूल्स में, आप लोग स्टूडेंट्स हैं सब, आप लंच पैक्स अपने लेकर जाते होंगे, तो आपने नोटिस करा होगा कि जो रोटियाँ होती हैं या पराठे होते हैं तो उनको जनरली एल्यूमिनियम फॉइल में आपकी मदर्स जो हैं वो पैक करके दे देती होंगी आपको। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल कैसे बनी? एल्यूमिनियम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, एल्यूमिनियम के तो एरोप्लेन्स बनते हैं, है ना, लाइट वेटेड भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो बड़ी खास प्रॉपर्टी है उसकी, इसी वजह से एरोप्लेन एल्यूमिनियम का बनता है, ठीक है। और आजकल जो नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपने नोटिस करा होगा कि कार्स बड़ी महंगी होती जा रही हैं धीरे धीरे, तो उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो भी पहले कास्ट आयरन की बनती थी, लेकिन अब वो आयरन की बनने की बजाय वो भी लोग एल्यूमिनियम की बनाने लगे। तो एल्यूमिनियम क्या होता है कि एल्यूमिनियम मजबूत भी होता है और मजबूती के साथ साथ वज़न बहुत हल्का होता है उसका, तो जब वज़न हल्का होगा तो कार अच्छी एफिशिएंसी से दौड़ेगी, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में अगर हम उसको और फ्लैट करें और फ्लैट करें, और फ्लैट ऐसे नहीं है कि उसको हथौड़े से हमको करना है, उसमें क्या है कि आपने उसको लिया और लेकर रोलर के अंदर आपने डाल दिया, तो रोलर क्या करेगा, वो उसको जैसे आटा होता है ना, आटे को ऐसे बेलन से जैसे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वो रोलर में बार बार आप एक चीज़ को डालते जाएंगे तो उसकी थिकनेस कम होती चली जाएगी, वो इतना पतला हो जाएगा लास्ट में कि अब आप इसको कागज़ की तरह ऐसे फाड़ सकते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम फॉइल है, आपने नोटिस करा होगा कि उसको ऐसे कागज़ की तरह फाड़ सकते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो एल्यूमिनियम की ही बनती है, और आप ये देख लीजिए ये मैलिएबिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, कि हम मेटल को फ्लैट कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना थिन कि उस शीट को फाड़ा भी जा सकता है। अच्छा, अगला देखिए सेकंड है मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, बहुत डक्टिलिटी वाली इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम खींच कर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मोटी भी सोने की चेन पहनते हैं, कुछ लोग बहुत पतली सोने की चेन भी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, आप जितना बारीक चाहें उतना बारीक आप उसकी चेन बना सकते हैं, है ना, उसकी उतनी बारीक वायर आप बना सकते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स। तो कभी नोटिस करना कि मोबाइल फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर होता है उसकी वायर जनरली बहुत पतली होती है, जैसे ये वाली वायर है, ये भी बहुत पतली वायर है। तो अगर कोई ऐसी ख़राब वायर पड़ी हुई हो तो उसको अगर हम ब्लेड से उसको हम छील कर देखें तो उसके अंदर से आपको वायर दिखाई देगी, कॉपर की वायर निकलेगी, ज़्यादातर कॉपर की ही होती है या एल्यूमिनियम की। तो वो जो कॉपर की वायर है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे हमारा सर का बाल होता है ना, इतनी पतली पतली वायर होती है कॉपर की। तो क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है उसकी, कि भाई हम उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। घरों में जो वायरिंग यूज़ होती है सब कॉपर की ही यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो पहली प्रॉपर्टी हो गई मैलिएबल है, दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टाइल है, तीसरी प्रॉपर्टी पर आ जाएगी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जो खाना सब्जी वगैरह बनाने के जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के बनाए जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टिंग मेटल। तो लेड जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टिंग मेटल होता है। याद रखिए लेड भी एक मेटल है। लेड जानते हैं क्या? एक बार पहले भी बताया था, क्या होता है? हाँ, लेड हाँ हाँ, मेटल तो है लेकिन वो होता क्या है, देखा है कभी? नहीं देखा? अरे सबने देखा है, अभी भी देख कर आया। सर ग्रेफाइट का एक और फॉर्म होता है ना, ये देखो, ये ग्रेफाइट की एक और फॉर्म बता रहे हैं, आप बताओ। नहीं सर पेंसिल में होता है। पेंसिल में तो होता है लेकिन वो लेड नहीं होता बेटा, वो बॉन्डेड लेड होता है। कभी भी देखना पेंसिल पर बॉन्डेड लेड लिखा होगा। चलो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। आप सभी लोग देखते हैं और रोज़ देखते हैं, जो शीशा देखते हो ना, दर्पण, मिरर है ना, वो मिरर जो है वो लेड होता है, वो लेड का ही बना हुआ होता है। और दो तरीके के मिरर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमने फर्मेंटेशन कर दिया, किसका? जो आप शुगर के गन्ने का रस पीते हैं ना, उसका हमने फर्मेंटेशन कर दिया। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि उसको एक मटकी में डाला
मटकी में डालने के बाद ऊपर से कवर करा, कवर करके उसको मिट्टी में दबा दिया और 1 साल 1.5 साल 2 साल तक दबा रहने दिया। और फिर जब उसको निकालते हैं तो ऊपर से जो रबर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हटाते हैं। हटाने के बाद में कोई इंसान एकदम से उसको सूंघ नहीं सकता, नहीं तो बेहोश होकर गिर जाएगा, इतनी गंदी स्मेल आती है। उसको हम बोलते हैं विनेगर। तो जब शुगर केन जूस का फर्मेंटेशन होता है तो वो बन जाता है विनेगर। तो दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विनेगर जो इस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। उसको नेचुरल विनेगर बोलते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल विनेगर। आर्टिफिशियल विनेगर जो आपको ट्रांसपेरेंट कलर का विनेगर मिलेगा, ठीक है, जो ये चाउमीन वगैरह में इसमें सब में डाल देते हैं। तो 2 तरीके के विनेगर होते हैं। जो नेचुरल है बहुत महंगा मिलेगा, आर्टिफिशियल बड़ा सस्ता मिलेगा। तो अगर आप नेचुरल मिरर लेने चले जाएंगे, ओरिजिनल मिरर अगर आप लेने चले जाएंगे तो वो अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं। सेंट गोबेन है एक कंपनी, उसका बड़ा महंगा मिरर आएगा। वो मिरर ऐसा होता है कि आपने आज अपने वॉशरूम में लगा दिया तो 50 साल तक उसमें कहीं कोई निशान विशान नहीं आएंगे, कभी ख़राब नहीं होगा। वो ओरिजिनल लेड है, वो ओरिजिनल लेड है। दूसरा, आप मार्केट में जाएंगे, तुम इतना महंगा 1000 रुपये का शीशा लेकर आए, मैं तो 100 रुपये का शीशा ले आया। तो 100 रुपये का शीशा क्या होता है कि यही जो नॉर्मल ग्लास है, जो नॉर्मल ग्लास है, नॉर्मल ग्लास के पीछे ही सिल्वर कलर का पेंट करके उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पेंट कर दिया जाता है। तो वो 100 रुपये का शीशा भी वैसे ही शीशे वाला काम करता है। तो ये तो ग्लास का बना दिया गया मिरर, लेकिन ओरिजिनल मिरर जो है वो लेड का होता है। तो लेड में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो लेड है, लेड में आप सीधे सीधे अपना चेहरा देख सकते हैं। तो लेड का मतलब है शीशा, लेड का मतलब है मिरर, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, और जो पेंसिल में जो लिखा रहता है वो हमेशा देखना बॉन्डेड लेड लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में बहुत मामूली सा लेड मिक्स करा जाता है उसको हार्ड करने के लिए। नहीं तो ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है कि आप पेंसिल को शार्प भी नहीं कर सकते। आप शार्प करोगे तो वो ऐसा बन जाएगा जैसे काजल होता है ना, वो ऐसे फैल जाएगा उस पर, आप नोटबुक पर लिखोगे, ठीक है। तो उसकी भी कैटेगरीज होती हैं, आपने देखा होगा HB1, HB2, HB3, HB4। जो पेंटर्स हैं वो HB10 तक की पेंसिल यूज़ करते हैं। जैसे किसी को सामने बिठाकर उसके चेहरे की पेंटिंग बना रहे हैं, उसका स्केच बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो जो ये आईब्रोज़ हैं, ये आईब्रोज़ कैसे बनाएगा वो कहेगा कि अब मैं HB10 वाली पेंसिल उठाऊंगा, जिसमें उसको बार बार घिसना नहीं पड़ेगा। हल्का सा ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, वो आईब्रोज़ बन गई। सर के बाल बनाने हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी की ज़रूरत है, बार बार पेंसिल नहीं तो लगा ही रहेगा, घिसेगा, पेपर ही ख़राब हो जाएगा। तो उस पर अलग अलग कैटेगरीज़ की पेंसिल होती हैं। तो जो HB10 लेवल की पेंसिल है, HB10 लेवल की पेंसिल का मतलब है उसमें जो लेड है वो बहुत कम है, उसमें ग्रेफाइट ज़्यादा है। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर फटाफट तब एक तरह से पेंटर्स के काम आती है वो पेंसिल, ठीक है। इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम करते हैं। बड़ा सा आपने देखा होगा, जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कभी देखा हो बीटेक के स्टूडेंट को, तो वो कंधे पर वो टाँग कर ले जाते हैं गोल सा, तो उसके अंदर चार्ट पेपर डाल देते हैं। देखा है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, 2-3 साल बाद आप लोगों को तो ज़रूरत पड़ेगी अगर बीटेक करेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चीज़ सिखाई जाती है कि एक बड़ा सा वो बॉक्स होता है सिलेंड्रिकल, और उसके अंदर बड़ा सा चार्ट पेपर होता है, उसको रोल करके डाल देते हैं। पेंटर्स के पास भी वो देखा होगा आपने, तो वो अपने कंधे पर टांग कर जनरली रहते हैं, उसमें से निकालते हैं वो चार्ट को, ऊपर एक बड़ी सी टेबल होती है उस पर फैलाकर और फिर पेंटिंग करते हैं। तो जो लेड है, लेड एक मेटल है और प्योरेस्ट कंडक्टिंग मेटल है, मतलब बहुत प्योर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ देखेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं उनको हम कॉपर और एल्यूमिनियम का बनाते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। और जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर होता है। सिल्वर का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि बहुत महंगा होता है। तो इलेक्ट्रिक वायरिंग अगर घर में करवा रहे हैं तो पता चला वो बहुत महंगी हो जाएगी, लाखों में बैठेगी जाकर, तो इसलिए लोग कॉपर की करवाते हैं, ठीक है। दूसरा भी उसमें नुकसान है कि अगर मान लीजिए आप घर में नहीं है और चोर आ गया, पता चला सारी वायरिंग ही उखाड़ कर ले गए, है ना, कि सिल्वर की वायरिंग है, बेच देगा मार्केट में जाकर। चलिए जी, फिफ्थ देखिए, मेटल्स और लस्ट्रस और शाइनी। लस्ट्रस का मतलब है जो चीज़ चमकदार होती है, जो दूर से चमकती है, एंड कैन बी पॉलिश्ड, और उनको पॉलिश किया जा सकता है। द मेटल्स लूज देयर शाइन ऑन कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेटल्स जो है अगर उनको एयर में बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उनकी जो चमक है वो धीरे धीरे घटने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, एंड एक्वायर अ डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड ऑन देयर सरफेस। तो जनरली क्या होता है कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स जो फ्रेशली कट पीस होगा आयरन का या एल्यूमिनियम का, बिल्कुल चमचमाता हुआ होगा, ठीक है, लेकिन उसको वैसे ही नहीं रहने दिया जा सकता। जैसे मान लीजिए कार्स हैं या बाइक्स हैं, तो वो जिनमें मेटल के पार्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं,
तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर हमने इंजन है और इंजन हमको वो आयरन का बनाना है या एल्यूमिनियम का बनाना है, तो वो ऐसा थोड़ी होगा कि वो इंजन आयरन का बना दिया और वो गाड़ी पर फिट करा और बेच दिया, उस पर भी पेंट करा जाता है, नहीं तो वो इंजन पर ही रस्टिंग हो जाएगी। इंजन पर रस्टिंग हो जाएगी तो वो इंजन ही गल जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है। और इसी तरीके से जो कार के बॉडी पार्ट्स हैं, बाहर से जो बॉडी उसकी बनती है, उसको भी तुरंत उसके ऊपर पेंट किया जाता है, क्योंकि अगर पेंट नहीं करेंगे तो वो सरफेस उसकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली जो आयरन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कार्बोनेट बना देते हैं, और एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी मौजूद है तो वो SO2 से रिएक्ट करके सल्फाइड भी बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आयरन है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फाइड बना देगा, ठीक। तो उससे क्या होता है, हम ये कहते हैं कि अच्छा बना लेने तो आयरन ऑक्साइड बना लेने, तो उससे होता क्या है कि मेटल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी स्ट्रॉन्गनेस थोड़ी कम हो जाती है। अगर मेटल है उस पर हमने अच्छे से पॉलिश कर रखी है, उसको आप खींच कर मोड़ने की कोशिश करें, मुड़ेगा नहीं, ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा मेटल है जिस पर जंग लग चुका है, यानी कि उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो चुकी है, हम कहते हैं ना लोहे के ऊपर जंग लग गया, तो वो जो जंग लगता है वो होता क्या है, वो उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो उससे होगा क्या कि हम ये कहेंगे कि भाई ये जो मेटल है ये अब कमज़ोर हो चुका है ना, वो कमज़ोर हो चुका है। चलिए जी, उसके बाद 6th देखेंगे, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो वैसे तो जनरली देखा जाए तो बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हर जगह आपको एक्सेप्शन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मेटल्स के बारे में कहा जाता है कि भाई बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बड़े सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। अच्छा, हार्डनेस का मतलब क्या है यहाँ पर, हार्डनेस विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। कोई भी अगर ऐसा सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, जिसको चाकू से ना काटा जा सके, तो हम ये कहेंगे कि वो हार्ड है, ठीक है। और जिसको चाकू से काटा जा सके तो हम ये कहेंगे वो सॉफ्ट है, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर वेरी हार्ड, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, वेयर एज एक्सेप्शनली सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ। और सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो वो सॉफ्ट होगा। उसके बाद 7th है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अब स्ट्रॉन्गनेस की बात आ रही है तो भाई जो हार्ड है क्या वो स्ट्रॉन्ग भी होगा, ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गनेस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच कैन कैरी वेट, उसको हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है। और कोई भी चीज़ जो वेट कैरी ना कर सके और टूट जाए, उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वीक है। तो दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग और ब्रेकिंग, बिना टूटे वो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा वेट्स उठा सकते हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। फिर आ जाइए 8th है, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ अ लिक्विड मेटल। तो मेटल्स जो हैं रूम टेम्परेचर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रूम टेम्परेचर लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस अगर आपके रूम का टेम्परेचर है तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पर अगर चेक करें तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड ही हैं, लेकिन एक है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड मेटल होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ साथ एक्सेप्शन जरूर याद करनी है। 9th देखिएगा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम और पोटेशियम यहाँ भी आ गए एक्सेप्शन के तौर पर, खड़े हो गए सामने आ गए। तो आप ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे आयरन है, आयरन का बॉइलिंग पॉइंट देखो 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना ज़्यादा इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करते ही वाटर जो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है 1535, मतलब आयरन भी इवेपोरेट होता है, लेकिन आपको उसको 1500 डिग्री सेल्सियस तक आपको उसको गर्म करना पड़ेगा और वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद में फिर वो इवेपोरेट भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉपर देखिए, कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं अलग अलग होता है ना भाई। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, और बॉइलिंग पॉइंट है जहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। फिर देखिए कॉपर का कितना 1083 डिग्री सेल्सियस। सोडियम कितना है, सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस, बड़ा आसान है सोडियम तो 98 डिग्री सेल्सियस, वाटर के भी बॉइलिंग पॉइंट से कम, 98 डिग्री सेल्सियस पर ही भाई साहब इवेपोरेट हो जाएगा। पोटेशियम बहुत ही कम 64 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेट हो जाएगा। 10th देखिए, मेटल्स है वो हाई डेंसिटीज, मेटल्स की जो डेंसिटी है वो हाई होती है। यहाँ भी एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम।
हाई डेंसिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई मेटल का छोटा सा टुकड़ा भी अगर हम हाथ में उठाते हैं ना तो बड़ा हैवी लगता है उठाने में, मतलब एक हैवीनेस नज़र आती है। तो वो क्या है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया समाये हुए हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा घना है। तो मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है। दैट इज़ मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेस। 11th देखिए, मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो घंटी होती है, जैसे मंदिर की घंटी है, तो मंदिर की जो घंटी है वो टन 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 वो बोलती है, तो वो जो रिंगिंग साउंड है वो मेटल्स में ही आती है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। किसी और चीज़ में, वुड में नहीं आएगी रिंगिंग साउंड, वो मेटल्स में ही आती है। तो कहीं भी रिंगिंग साउंड अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं एक मेटल को दूसरे मेटल से स्ट्राइक करवा रहे हैं, ठीक है। अगर घंटी है और घंटी पर हम हाथ ही मारने लगे ऐसे, तो क्या घंटी बजेगी? घंटी में जो है वो एक मेटल का जो टुकड़ा है वो लटका रहता है, उसको जब स्ट्राइक करवाते हैं, मतलब मेटल ही मेटल से जब टकराता है तब रिंगिंग साउंड आती है। प्लास्टिक को प्लास्टिक से टकराओगे रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। तो देयरफॉर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 12th है, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। मेटल्स का कलर भी फिक्स होता है, जनरली सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, और एक्सेप्शन है कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन, और जो गोल्ड है, गोल्ड का कलर येलो होता है, ठीक है। चलिए जी, बस 1 मिनट रुकिए, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी करेंगे, वो इसी से मिलती जुलती है मेटल्स वाली, आराम से हो जाएगा 1 मिनट में। हाँ, वो भी एक्सेप्शन।
पर ये वाइडली यूज्ड मेटल्स नहीं है, मतलब ये ऐसे नहीं है कि हम इनका कोई रिएक्शन वगैरह देखें, ऐसे मतलब और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक तीसरी चीज़ भी आती है मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स पहले पढ़ा करते थे, मेटलॉइड्स अब सिलेबस में है नहीं, है ना। तो उतना ही करेंगे जितना दे रखा है अपना सिलेबस में, बस वही करें। चलिए जी, अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए नॉन मेटल की। मेटल की हमने क्या देखी थी, मेलिएबल होती है। तो यहाँ नॉन मेटल की क्या है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रेक इजीली। तो नॉन मेटल्स जो है ना तो मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, या ब्रिटल, तो ब्रेक इजीली। सेकंड देखिए, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी इसकी मेटल्स की ये देखी थी। तीसरी प्रॉपर्टी थी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, चौथी प्रॉपर्टी थी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका अपोजिट देख लीजिए नॉन मेटल में कि दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो हीट के भी बैड कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर हैं। तो ये पहली दो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की एग्जैक्टली अपोजिट हो गई मेटल्स की। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस नॉट शाइनी। तो हम ये कहेंगे जो नॉन मेटल्स है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनमें चमक नहीं होती। लेकिन जैसे मेटल्स में एक्सेप्शन थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसके बावजूद भी चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है। तो आयोडीन इज़ द ओनली नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस अपीयरेंस। वैसे डल होते हैं, बाकी ज़्यादातर नॉन मेटल्स डल होते हैं। फोर्थ देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, विच कैन बी कट विद अ नाइफ। हार्ड का मतलब क्या था, विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। सॉफ्ट का मतलब विच कैन बी कट विद अ नाइफ। एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। तो जो डायमंड है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल है। फिर फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, जल्दी टूट जाते हैं आसानी से। सिक्स्थ है नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। जैसे हमने मेटल्स की बात करी थी, मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर हमेशा सॉलिड ही होंगे। और नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ फिक्स ही नहीं है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो उनके एग्जाम्पल एक एक ले लिए, एक सॉलिड का, एक लिक्विड का, एक गैस का। सॉलिड का एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस ये सारे के सारे सॉलिड हैं और नॉन मेटल है। लिक्विड, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉन मेटल है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ये सारे के सारे गैसेज हैं, तो ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। तो नॉन मेटल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी। लेकिन मेटल जो है वो सारे के सारे सॉलिड ही होते हैं। मेटल का एक्सेप्शन क्या था, वैसे वो सारे सॉलिड होते हैं, मेटल का एक्सेप्शन क्या था, मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी होता है, लिक्विड मेटल होता है। सेवंथ देखिए, नॉन मेटल्स आर कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, डायमंड पर आ जाओ तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कब पिघलेगा, 3500 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर की तो फर्नेस भी नहीं है हमारे पास कि कोई ऐसी फर्नेस हो, क्योंकि पता चला कि किसी लोहे के कंटेनर में रखा, लोहा खुद ही 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल गया है ना। तो जो वो है क्या कहते हैं, जो वो डायमंड है, डायमंड जाएगा कहाँ, तो इसलिए उसको जो पिघला पाना है वो बड़ा मुश्किल काम होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला देखिए एट्थ, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंसेस। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए लाइट सब्सटेंसेस होते हैं, हल्के होते हैं। एग्जाम्पल, सल्फर हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो जो सल्फर है, सल्फर की डेंसिटी बहुत कम होती है, कितना होता है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सल्फर। फिर है नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब उनको किसी चीज़ से हिट करा जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, तो दे आर नॉन सोनोरस। टेंथ है नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। जैसे मेटल्स में हमने देखा था ना, जनरली ब्लैक और ग्रे कलर के होते हैं मेटल्स, एक्सेप्शन था कॉपर और गोल्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉन मेटल्स जो है उनका कोई फिक्स कलर नहीं होता है, सब अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे होते हैं। तो सल्फर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर सल्फर, तो सल्फर का कलर होता है येलो।
फास्फोरस का कलर वाइट भी होता है, रेड भी होता है। ग्रेफाइट का कलर ब्लैक है। क्लोरीन का कलर है येलोइश ग्रीन। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनका कोई कलर ही नहीं होता, दे आर कलरलेस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो जैसे आप मेटल्स करोगे तो मेटल्स के साथ साथ आपका नॉन मेटल्स भी साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा, जस्ट अपोजिट ही है उसका। और साथ साथ एक एक दो जो एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शंस आपको याद करनी है। फिर आ जाइए जी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले मेटल्स की करेंगे, फिर नॉन मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलती जुलती हैं, आप मेटल्स की करेंगे, नॉन मेटल्स की करने में आपको आसानी होगी। तो पहले मेटल्स की समझिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। Reaction of metals with oxygen of air. The metals react with oxygen to form metal oxides. Metal oxides are basic in nature. तो metals जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स जो हैं उनका जो नेचर है वो बेसिक होता है। बेसिक का मतलब वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, जैसे बेस होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, जब हमने करा था तो आपको याद होगा कि जब हम एसिड का रिएक्शन किसी मेटल ऑक्साइड के साथ कराते थे तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता था। रीज़न क्या है कि जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है, दैट इज बेसिक इन नेचर, है ना, बेस जैसा होता है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन from air, it gives metal oxide. It gives metal oxide। और ये क्या होता है, ये बेसिक होता है नेचर, तो इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड बोल दिया गया। उसके बाद एग्जाम्पल है, पहला एक एग्जाम्पल देखा हमने कि सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है। ये एग्जांपल्स में जितने भी रिएक्शंस हैं ना, ये लर्न कर लेना, ये रिएक्शंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सोडियम है, सोडियम का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, Na plus O2 gives Na2O। gives Na2O, ठीक है। अच्छा, दोनों ने कंबाइन करा, ये Na2O बन गया। बस इसको साथ साथ आप बैलेंस कर लेंगे, इधर सोडियम का एक है एटम, इधर दो, तो इसके आगे अगर दो लगा देंगे तो ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का बना, इधर ऑक्सीजन का टू है, तो उसको करने के लिए यहाँ टू लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन को टू बनाने के लिए यहाँ टू लगाना पड़ेगा, तो टू जा 4, सोडियम का 4 हो गया, तो यहाँ 4 लगा, तो 4 Na plus O2 gives Na2। इसी तरह से पोटेशियम का अगर करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो पोटेशियम का भी यही बनेगा, K2O। अब इसके बाद आप ये देखिए, इसका भी अगर बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ टू लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का तो बैलेंस हो गया, पोटेशियम के लिए 4। अब जो ये है, ये दोनों के दोनों ये हाईली रिग्रेस एलिमेंट्स होते हैं, दोनों पोटेशियम और सोडियम। ये इतना मतलब इतना रिग्रेसली रिएक्ट करते हैं इनके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, कि इनको जो है हम खुले में छोड़ ही नहीं सकते। कि अगर इनको खुले में छोड़ दिया
तो ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, मतलब ऐसा होगा कि बहुत तेज़ी से, जैसे चिंगारियाँ उठती हैं इस तरीके से बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और अपना खुद का ऑक्साइड बना लेते हैं। तो आप ये देखिए कि दोनों वही हैं जो एक्सेप्शनल केसेस में बार बार आ रहे थे, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि खुले में इनको भाई साहब को छोड़ ही नहीं सकते। अब अगर इनको वाटर के अंदर रख दें तो वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे, किसी और चीज़ के साथ रखें तो उसके साथ रिएक्शन कर देंगे। तो ये देखा गया कि भाई इनको रखें तो रखें कि कहाँ पर, तो ये पता करा गया कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके साथ ये रिएक्शन नहीं करते। ये देखा गया कि कैरोसिन के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनको कैरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है, ठीक है। नहीं तो सोडियम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा ही नहीं, ठीक। और कैसे लाते हैं कि जब ये प्रिपेयर होते हैं तो प्रिपेयर होने के बाद इनको वैक्यूम में रखा जाता है। वैक्यूम का मतलब क्या है कि जहाँ पर कोई किसी तरीके की कोई गैस है ही नहीं, और वैक्यूम से सडनली इनको एकदम से शिफ्ट कर दिया जाता है कैरोसिन के अंदर, क्योंकि अगर इनको जरा भी देर आपने एयर में रखा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड बना देंगे। तो देखिए सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, moisture and carbon dioxide of air so as to protect them. Most of the metal oxides are insoluble in water, but some of the metal oxides dissolve in water to form alkalis. ज़्यादातर तो वाटर में डिजॉल्व होते नहीं हैं, लेकिन कुछ जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एल्कली बनाने के लिए, ठीक है। बस बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, इनका रिएक्शन देखेंगे। अभी इतना ही करिए, अगली क्लास में कराते हैं। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।